हेलो दोस्तों, पीसीएस वाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे साइंस पेपर का, जो जेपीएससी मेंस का जीएस पेपर 4 है। तो देखिए, इस साइंस पेपर में, जैसा कि इससे पहले हम लोग देखे थे सिलेबस डिस्कशन में, कि इसमें जो है पेपर 4 में जो है 5 सेक्शन है, 5, जिसमें फर्स्ट सेक्शन जो ग्रुप ए है उसमें जो है फिजिकल साइंस है, ठीक है। फिर ग्रुप बी है तो ग्रुप में लाइफ साइंस है, ग्रुप सी में एग्रीकल्चर साइंस है, और ग्रुप डी में इन्वायरमेंट है, और ग्रुप ई में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे ग्रुप ए का। किसका करेंगे? ग्रुप ए का, फिजिकल साइंस का, जिसमें उसमें 4 टॉपिक दिया हुआ है। उस 4 में से एक टॉपिक है सोलर सिस्टम, उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, सोलर सिस्टम में जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि सोलर सिस्टम टॉपिक लिखा है, और उसके बाद उसमें लिखा है कि सूर्य और उसके ग्रहों के सापेक्ष पृथ्वी की अवस्थिति। एक तो ये टॉपिक लिखा है। दूसरा टॉपिक लिखा है सौर मंडल में पृथ्वी एवं चंद्रमा की गति, और तीसरा टॉपिक लिखा है सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। तो ये वहाँ पर जो है 3 टॉपिक जो है लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो है सिर्फ ये 3 ही टॉपिक हम लोग को नहीं पढ़ना है, बल्कि इसके साथ जो है हम लोग को जो यहाँ 2 टॉपिक लिखा हुआ है उसको भी हम लोग को मर्ज करके पढ़ना है। तो सोलर सिस्टम, पहले सोलर सिस्टम क्या है ये जानेंगे, संक्षिप्त विवरण, और इसकी उत्पत्ति के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे कि बिग बैंग सिद्धांत से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर अभी तक जो है इस सेक्शन से जो है क्वेश्चन जो है वो 2 बार मेंस जो हुआ है, उन दोनों बार मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। 6th जेपीएससी में भी और 7th जेपीएससी में भी। तो 6th जेपीएससी में जो क्वेश्चन आया था वो आया था केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन, मतलब केपलर के ग्रहीय गति के सिद्धांत का वर्णन करें। मतलब सिंपल में अगर कहें तो एक आ गया केपलर लॉ, ठीक है। और उसमें आगे पूछा था डिस्टिंग्विश बिटवीन लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स, मतलब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में क्या बताना था, अंतर बताना था। तो ये एक क्वेश्चन आया था 32 मार्क्स का 6th जेपीएससी में, ठीक है। तो यह जो क्वेश्चन एक आ गया, और दूसरा क्वेश्चन जो आया है 7th जेपीएससी में वो आया है कि सूर्य की सापेक्ष स्थिति की व्याख्या करने वाले नियमों को लिखिए और समझाइए। ग्रहण से आप क्या समझते हो, यह कैसे घटित होता है, सूर्य ग्रहण का स्वच्छ और साफ चित्र बनाइए, और इसे सुरक्षित रूप से देखने के 5 तरीके बताइए। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉज दैट एक्सप्लेन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ विद सन। What do you understand by an eclipse and how does it take place? Draw neat and clean diagram of solar eclipse and explain the 5 ways to view solar eclipse safely. दूसरा क्वेश्चन जो आया है वह भी जो है रिलेटिव पोजीशन से है, मैंने सापेक्ष स्थिति से आया है, ठीक है। किसका? पृथ्वी का। तो पृथ्वी का ही हम लोग को सापेक्ष स्थिति पढ़ना है। इस सापेक्ष स्थिति को वर्णन करने वाले नियमों के बारे में बताना है। उसके बाद दूसरा पार्ट है इसका, ग्रहण किसे कहते हैं, और फिर जो है कैसे होता है। सूर्य ग्रहण के बारे में बताना है कि सूर्य ग्रहण हमको समझाना है, उसका चित्र बना के उसको बताना है, इसको देखने का जो है 5 सुरक्षित तरीका ये बताना है। तो ये जो है इसका 3 पार्ट इसका भी क्वेश्चन का है। इस तरह से 2 क्वेश्चन आया है। अब इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते, सूर्य ग्रहण से पूछा, अब आगे जो है चंद्र ग्रहण के बारे में पूछ सकता है। एक क्वेश्चन से जो पूछा नहीं है कि सोलर सिस्टम के बारे में ही एक अलग से क्वेश्चन बना सकता है कि सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, और इसका संक्षिप्त रूप से व्याख्या कीजिए, इस तरह से, या सौर मंडल का सचित्र वर्णन कीजिए, कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, सौर मंडल को अगर संक्षिप्त विवरण के लिए आएगा तो एक तो डायग्राम इस तरह से आपको जो है बनाना होगा, ये यहाँ पर छोटा सा बना होगा, बड़ा बनाना होगा। और सौर मंडल में क्या शामिल है,
तो इसमें एक सन शामिल है, तारा, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु, अन्य आकाशीय पिंड, जिसमें आप बौने ग्रह को भी जोड़ सकते हैं। या अन्य आकाशीय पिंड जो हाल ही में मिला है, न्यूज में आते रहता है, उनको भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब इन सब के बारे में डिटेलिंग हल्का हल्का सबके बारे में बताना होगा। संक्षिप्त विवरण में तो यही है कि सूर्य क्या है, सूर्य का में एनर्जी कहाँ से आता है, सूर्य का घूर्णन का परिक्रमण काल क्या है, ठीक है। इन सब बातों को इसमें डिटेल से बताना है। फिर 8 ग्रहों के बारे में बताना है। फिर उपग्रह क्या होता है, उपग्रह को किसका कितना उपग्रह है, फिर क्षुद्र ग्रह कहाँ है ना, जैसे मंगल बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, है उनका क्या काम है। फिर उल्का क्या होता है, उल्का पिंड है। फिर धूमकेतु क्या होता है। फिर अन्य आकाश पिंड में कुछ एक दो एग्जाम्पल सपौने ग्रह का बारे में बताया, जैसे प्लूटो के बारे में आप लिख सकते हैं। तो यह जो है सौर मंडल का संक्षिप्त विवरण है। इसका डिटेलिंग इसलिए अभी यहाँ पर नहीं बताया जा रहा कि ये ऐसा टॉपिक है कि इसके बारे में आपको सिंपल कहीं से भी आपको मिल सकता है इसका। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि इसके बारे में, सौरमंडल के बारे में क्या है। सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह, ग्रह, धूमकेतु, उल्का एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल के नाम से जाने जाते हैं, जिसका मुख्य सूर्य होता है। सौरमंडल की उत्पत्ति प्रसिद्ध मान्यता अनुसार सौर निहारिका से हुई, जो गैस व धूल कणों की घूमती हुई डिस्क है। और इस जिस सिद्धांत से हुआ उसका नाम है बिग बैंग सिद्धांत। तो ये इसका एक छोटा सा डिफिनेशन हो गया या इंट्रोडक्शन हो गया, आप ये कह सकते हैं। और अगर इसके बारे में फिर आगे थोड़ा सा आप जानना चाहेंगे तो जैसे देखिए सन के बारे में है। तो सन के बारे में देखिए कि पूर्व से पश्चिम पर घूमता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम लोग पीटी में पढ़े हैं और हमको याद भी होता है, ठीक है। जैसे भूमध्य रेखा में एक घूर्णन के लिए उसे 25 दिन लगता है, ध्रुवों पर 35 दिन लगता है। और सौरमंडल जो है यह वो अपने आकाशगंगा में स्थित है। तो आकाशगंगा जो मंदाकिनी है उससे, उसके केंद्र से लगभग 30,000 से 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है ये। और अपने तारा जो है एक गोलाकार कक्ष में अपने मंदाकिनी के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये परिक्रमा कर रहा है। और इसको एक परिक्रमा अपने मंदाकिनी या आकाशगंगा का एक परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। इससे कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। तो इस तरह से हमको बताते जाना है। उस तरह से ग्रह का डेफिनेशन देंगे, ग्रहों के बारे में बताएंगे, यहाँ पृथ्वी के बारे में हल्का सा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर भी एक देखिए बड़ा सा बना के यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए जो सूर्य और दूसरे ग्रहों के सापेक्ष पृथ्वी की अवस्थिति है, जो उसका रिलेटिव पोजीशन है, तो रिलेटिव पोजीशन को बताने के लिए हमारे पास जो नियम है वह ग्रहीय गति का नियम है, जिसको हम लोग केपलर का नियम या केपलर का लॉ कहते हैं। ये केपलर का लॉ, यही एक नियम है जिसका जो 3 नियम दिया था उसी से हम लोग इसको डिफाइन कर पाएंगे, सबसे पहला बात। उसके बाद इस अवस्थिति वाला सेक्शन में, जो अवस्थिति वाला सेक्शन है, इसमें हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे कि इसमें अवस्थिति आएगा। तो देखिए जब सूर्य और दूसरे ग्रहों के सापेक्ष पृथ्वी की अवस्थिति होगी, या फिर जो है उसको हम लोग कैसे बताएंगे, तो एक तो केपलर का नियम है, 3 नियमों भी आगे बताएंगे, चूंकि क्वेश्चन आया हुआ है 6 जेपीएससी में, तो एक बार इसको डिस्कस भी करना बनता, हो सकता है ये क्वेश्चन भी आ जाए जोड़ के इसी से। तो इसको कैसे बताएंगे, तो इसमें हमको जो है कर्क संक्रांति मैंने समर सोल्स्टाइस, मकर संक्रांति विंटर सोल्स्टाइस, समविषु इक्विनॉक्स, उपसौर पेरीहेलियन, अपसौर एपीहेलियन, तो इन सब को हमको सूर्य और दूसरे ग्रहों के सापेक्ष पृथ्वी की अवस्थिति है उसको हम लोगों को समझाना है। इसको पूरा अच्छे से डिटेल से हम लोग को बताना है। देखिए यहाँ पर जो है इसको जो है कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति और समविषु, इसको जो है समझाने का प्रयास किया गया है कि किस दिन कैसे जो है ये सब ये अवस्थिति होता है। तो ये तो लिखने के तौर पर होगी कि हाँ इसको ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसमें डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, तो सन यहाँ पर होगा बीच में, और चूंकि ग्रह है तो ग्रहों की अवस्थिति बनाएंगे इस तरह से। और चूंकि यह जो है दीर्घ वृत्ताकार पथों पर परिक्रमण करता है, तो ये इस तरह से इसको जो है हम लोग शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाएंगे 22 दिसंबर सॉरी, और यहाँ पर 21 मार्च, और यहाँ पर जो है 21 जून, और यहाँ पर जो है 23 सितंबर, इस तरह से। तो अब यहाँ पर देखिए दिसंबर जब आएगा तो यहाँ पर मकर संक्रांति हो जाएगा, सॉरी,
देखिए यहाँ पर मकर संक्रांति होगा, ठीक है, और यहाँ चूंकि 22 दिसंबर है तो यहाँ पर 21 मार्च है, ठीक है, तो यहाँ पर विषुव होगा, इक्विनॉक्स होता है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 21 जून, तो ये हो जाएगा समर सोल्स्टाइस, यहाँ पर ग्रीष्म अयनात हो जाएगा, यह कर्क संक्रांति हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 23 सितंबर हो जाएगा, 23 सितंबर पे क्या जाता है फिर इक्विनॉक्स हो जाएगा, तो इसको जो है ऑटोमनल इक्विनॉक्स कहते हैं। तो इस तरह से इसको डायग्राम से समझाना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हम लोग फिर बताएंगे कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर परिभ्रमण कर रहा होता है तो निम्न स्थितियां उत्पन्न होती है। एक स्थिति क्या है, उपसौर की, जब 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होता है, और दूसरी स्थिति क्या है, 4 जुलाई को जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है, उसको अपसौर कहते हैं, एपिहेलियन कहते हैं। तो ये बता दिए। इसके बाद इसके नीचे जो है एक डायग्राम बना दिए, ये सन है, ये अर्थ है, ये अर्थ है। यहाँ पर यह जो है 3 जनवरी का समय है, और यह जो है 4 जुलाई का समय है। तो यहाँ से यहाँ जो है 147 मिलियन वर्ष किलोमीटर दूर होता है, और यहाँ पर लगभग 152 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। तो एक स्थिति ये हो गया। तो इस तरह से हम इसके पांचों अवस्थिति को बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि पृथ्वी का जो गति है, पृथ्वी और चंद्रमा जो जितना भी ग्रह है, इन सबका अपना अपना गति है। तो इसका 2 गति है, एक घूर्णन है जिसको रोटेशन कहते हैं, और एक है परिभ्रमण या परिक्रमण जिसको रिवोल्यूशन कहते हैं। रिवोल्यूशनरी मोशन, रोटेशनल मोशन, रिवोल्यूशनरी मोशन, ये दो मोशन है। घूर्णन होता है अपने अक्ष पे, जैसे ये अर्थ है, और सबसे खास बात है कि अपने अक्ष में जो है ना 23.5 डिग्री, जिससे एक ये अक्ष है इसका ओरिजिनल, इस अक्ष में अर्थ जो है 23.5 डिग्री इस तरह से झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, 23 एंड सॉरी, अपने अक्ष पर अर्थ जो है वो इस तरह से 23.5 जो है डिग्री ये झुका हुआ है, टिल्टेड है, ठीक है। इसकी भी बहुत सा इम्पोर्टेंस है, इसके वजह से दिन रात में, मौसम के बदलने में, इस तरह से इसके घूर्णन परिक्रमण में बहुत सा फर्क पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका एक जो सबसे पहला मोशन है वो क्या है, वो घूर्णन है, वो अपने अक्ष पर ऐसे चक्कर लगता है, इसमें ऐसे घूमते रहता है इसमें, ठीक है। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में जो है ना लगभग 23 घंटा 56 मिनट और 4.1 सेकंड लगता है। इसी कारण और इसी घूर्णन के कारण ही पृथ्वी में दिन और रात होती है, ठीक है। तो घूर्णन वजह, तो अपने अक्ष पर कोई भी ग्रह या उपग्रह घूमेगा तो वो क्या है, उसका घूर्णन गति है, रोटेशनल मोशन है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका परिभ्रमण गति। तो जब पृथ्वी त्रिवृत्तीय पथ पर सूर्य के चारों परिभ्रमण करती है, मैंने सूर्य के चारों ओर एक निश्चित समय में एक पूरा चक्कर लगाती है, इसको परिभ्रमण गति कहते हैं। तो सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365.25 दिन लगते हैं, ठीक है। और इसी परिभ्रमण के परिणाम स्वरूप मौसमों में परिवर्तन, सीजन चेंज होता है। जैसे हमारे यहाँ 3 सीजन है, तो जो गर्मी आ रहा, सर्दी आ रहा, जाड़ा, और एक जो है मानसून मैंने बरसात, वर्षा जो हो रही, ये 3 तरह का जो यहाँ पर जो है मौसम में परिवर्तन है वो इसी की वजह से, ठीक है। और वो जो डायग्राम आप अभी बनाए थे नीचे, इस वाले डायग्राम से आप इसको जो है समझा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला डायग्राम से, इस डायग्राम से आप इसको समझा सकते हैं कि हाँ 22 दिसंबर को यहाँ विंटर सोल्स्टाइस हो रहा है, यानी कि 22 दिसंबर के बाद इसका जो है
क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में ठंडी शुरू हो जाएगी। हाँ, इसमें एक बात जो आपको बताना भूल गए, सूर्य का जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका परिभ्रमण जो होगा, उसमें जो कॉस्मिक ईयर वाला बता रहे थे, तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि सन जो है, सन देखिए ये अर्थ है और ये 0 डिग्री है, इक्वेटर है, और ये 23.5 है डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 साउथ है। तो सन का मूवमेंट, सन का जो गति है वो भी रिवोल्यूशनरी मोशन माने परिभ्रमण वाला, या अर्थ का है। ये जो मोशन इनका ऐसा बैलेंस है कि सन हमेशा जो है ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। तो सन का मूवमेंट हमेशा इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही रहेगा, इससे इतर नहीं जाएगा, इससे इधर उधर नहीं होगा। तो ये 0 डिग्री से जब उत्तर की ओर रहेगा तो ये उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में उस वक्त गर्मी होगी अगर सन यहाँ पर है, और अगर सन उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में है तो यहाँ पर गर्मी होगी। अगर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है तो यहाँ पर ठंडी होगी, और यहाँ अगर दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी है तो यहाँ पर ठंडी होगी। तो ये एक बेसिक जो है कॉन्सेप्ट है सीजन का, सीजन चेंज होने का। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है। अब देखिए सौरमंडल में पृथ्वी और चंद्रमा का जो गति है इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो चंद्रमा का परिक्रमण, घूर्णन और परिभ्रमण अवधि दोनों सेम है 27.32, ठीक है। और दोनों सेम होने के कारण हम लोग चंद्रमा का कभी पूरा सतह, संपूर्ण सतह नहीं देख पाते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ 59% भाग के देख पाते हैं, और यही वजह है कि चंद्रमा में कभी भी पूरे चंद्रमा पर जो है सन का लाइट जो है नहीं पड़ता है, हमेशा एक पोर्शन जो है उसका ढका रहता है। इसीलिए जब भारत जो है चंद्रयान अभी जो है लॉन्च हुआ था, तो इसका जो है चंद्रयान वहाँ पर लॉन्च हुआ है, वहाँ पर लैंड हुआ है चंद्रमा पर, जहाँ पर इसका डार्क स्पॉट है, मतलब जहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ता है, तो उसका अवधि 14 दिन है। 14 दिन तक वो बिल्कुल डार्क होता है, ठीक। 14 दिन डार्क होता है, 14 दिन उसमें सनलाइट पड़ता है। तो ये है। अब इसमें देखिए क्या है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर जो है परिक्रमा करता है। तो उस वक्त जब पृथ्वी से सबसे नज़दीक होता है चंद्रमा, तो उस अवस्थिति को उपभू या पेरिजी कहते हैं, और जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो उस अवस्था को अपभू कहते हैं। ये डायग्राम आप बना के इसको समझा सकते हैं। अब देखिए केपलर का ग्रहीय गति का सिद्धांत। तो केपलर का ग्रहीय गति का सिद्धांत जनरली जो है यह दिया गया था, केपलर के द्वारा यह बताया गया, अपने ऑब्जर्वेशन में उन्होंने पाया है कि हर प्लानेट जो है का अपना एक मोशन है, और प्लानेट का जो सैटेलाइट है, जो उसका उपग्रह, उसका भी अपना एक मोशन है, और इसके साथ उसका जो प्लानेट होता है वो तो किसी स्टार के चारों तरफ घूमता है। हमारा जो अर्थ प्लानेट है ये किसके चारों ओर घूमता है, सन के। सन एक स्टार है, तो इस तरह से। और ये सौर मंडल है, इसका भी अपना एक जो है ये किसी का चक्कर लगाता है, तो ये अपना मंदाकिनी, अपने आकाशगंगा का, गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। तो इस संबंध में इन्होंने दिया, केपलर ने अपना एक प्लानेटरी मोशन दिया का लॉ दिया। तो उसमें क्या कहा, इसमें 3 नियम दिया इन्होंने। कितना नियम दिया, 3 नियम दिया प्लानेटरी मोशन का, ठीक है। 3 मोशन में क्या दिया, पहला दिया, देखिए पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम इसका कक्षीय संरचना का नियम, मतलब ऑर्बिटल स्ट्रक्चर रूल, माने ऑर्बिट में कैसे जो है प्लानेट मूव करता है, इसके बारे में। तो सबसे पहले ये बोला कि जितने भी ग्रह हैं, सभी ग्रह वो क्या है, दीर्घवृत्तीय पथ यानी इलिप्टिकल पाथ में परिक्रमा करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा बोला कि जिस दीर्घवृत्तीय पथ पर पृथ्वी या कोई भी प्लैनेट जो है वो अगर मूव करता है, तो जिस सेंटर के चारों ओर घूमता है, उस सेंटर में कौन होता है, सूर्य होता है। मतलब एक प्लैनेट हो गया और एक सन होगा, तो इन दो सेंटर में से एक कौन होगा, सन होगा, और दूसरा वह प्लैनेट होगा। ये कहना चाह रहा है कि सूर्य दीर्घवृत्त पथ के 2 फोकाई में से किसी एक फोकाई पर स्थिर होता है। मतलब एक केंद्र कौन हो गया, एक केंद्र हो गया प्लैनेट, एक केंद्र हो गया सन। अब देखिए केपलर का दूसरा नियम। तो केपलर का दूसरा नियम क्या कहता है, केपलर का दूसरा नियम है ग्रहों की कक्षीय गति का नियम। तो कक्षीय गति क्या है, तो कक्षीय गति कहता है दीर्घवृत्तीय पथ के किसी भी स्थान पर एक ग्रह द्वारा एक निश्चित समय में तय किया गया क्षेत्र सभी जगह समान होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। मतलब क्या कह रहा है, आप इस फिगर से समझिए। देखिए कि ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट,
ठीक है, और ये सन है, इसके चारों प्लैनेट घूम रहे हैं। अब देखिए प्लैनेट जो है टी नो टाइम में यहाँ से यहाँ है, या ये यहाँ से यहाँ आया, या यहाँ से यहाँ, तो जो भी है तो A1 A2 A3 जो होगा ये इसका एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा। एक निश्चित समय में एक निश्चित क्षेत्र जो प्लैनेट के द्वारा दीर्घवृत्तीय पथ पर तय किया गया वो क्या होगा, सब आपस में बराबर होगा, यही कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब जो है थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, ग्रहों के परिक्रमण काल का नियम। ठीक है, केपलर का तीसरा नियम है। तो तीसरा नियम में क्या है, तो यहां पर देखिए तीसरा नियम कहता है ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उस ग्रह को औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूर रहेगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है, तो यहां पर यह समझ लीजिए कि ये सन है और ये इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाला इसका प्लैनेट है। ये प्लैनेट के बीच का दूरी है a और इसको t टाइम लगता है। ठीक है, और टाइम t है तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होगा यहाँ पर। लेकिन ये बोल रहा है कि जो इसका बीच का दूरी है उसका वर्ग इसका टाइम इसका क्यूब घन टाइम के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी को यहाँ पर लिखा गया है a³/t² इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये थर्ड लॉ कह रहा है। यहाँ देखिए ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का माने टाइम का वर्ग सूर्य से उस ग्रह के औसत दूरी के घन के अनुक्रमणपाती होता है। मतलब जितना अधिक दूर होगा सूर्य से ग्रह उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। तो ये हो गया केपलर का तीनों नियम, जिसको यहाँ पर आपको समझाया गया।